हेलो एवरीवन। तो आज हमें स्टार्ट करना है फीडर ऑटोमेशन के बारे में। मुझे जिस सोर्स में से मैं पढ़ाती हूँ उस सोर्स में फीडर ऑटोमेशन के बारे में नहीं दिया है कि वो होता क्या है, इसलिए मेरे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। फीडर ऑटोमेशन क्या है? पहली बात तो फीडर क्या होता है? तो फीडर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन इन द सेंस कि जो हमारा सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट है हमारा, सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो किससे होती है? थ्रू फीडर्स। तो उसी को हम कहते हैं फीडर। और उसका हम उस ट्रांसमिशन हो रही है सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, उसका अगर हम ऑटोमेशन करें तो ये है इन अ नटशेल फीडर ऑटोमेशन। क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन भी कह सकते हैं या फिर ऑल्सो नोन एज फीडर ऑटोमेशन। इट encompasses a broad range of application that help utilities make more efficient use of their distribution feeder system। जो भी हमारा फीडर सिस्टम अभी करेंटली में एग्जिस्टिंग है, अगर हम उसका भी ऑटोमेशन कर देते हैं तो उसकी भी यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। So, feeder automation refers to the automation of all functions related to the distribution system using information collected from substation devices deployed on feeders and meters deployed at consumer location। क्या मतलब कि फीडर ऑटोमेशन का मतलब है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फंक्शंस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ऑटोमेशन। ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ऑटोमेशन अगर हम कर दें, उसी को कहते हैं फीडर ऑटोमेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो अगर जो भी हमारा सबस्टेशन डिवाइसेस से जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है, जो डिवाइसेस फीडर्स पे डिप्लॉय किए हैं, या फिर जो मीटर्स हमने कंज्यूमर लोकेशंस पे लगाए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम ऑटोमाइज करते हैं तो वो उसको हम कह सकते हैं हमारा फीडर ऑटोमेशन। ओके, सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फीडर ऑटोमेशन? फीडर ऑटोमेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? सो विद द हेल्प ऑफ फीडर ऑटोमेशन यूटिलिटीज कैन बी कॉन्फिडेंटली ऑपरेटेड, कि उनका ऑपरेशन काफ़ी कॉन्फिडेंट हम हो जाएंगे कि हाँ, हमारी जो सप्लाई जा रही है वो रिलायबल है और कंटिन्यूस है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मोर रोबस्ट डेटा फॉर प्लानिंग, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। इन सारी चीज़ों में भी हमको जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज लाइफ ऑफ इक्विपमेंट की लाइफ भी इंक्रीज होती है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम मैं बता चुकी हूँ रियल टाइम क्या होता है। रियल टाइम प्रीवियस लेक्चर में मैंने कई बार बताया, फिर भी सुन लीजिए। रियल टाइम होता है कि मिनट टू मिनट हमको मिनट टू मिनट हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मतलब जैसे जिस सेकंड पे जो काम हो रहा है उसी सेकंड पे हमको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो इसलिए रियल टाइम। देन इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, पावर डिलीवरी, रिमोट कंट्रोलिंग। ये भी रिमोट क्या होता है आप जानते हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देखिए। इम्प्रूव्ड यूटिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अगर हमारी सप्लाई रिलायबल होती है तो कस्टमर भी, एंड यूज़र जो हमारा है वो सेटिस्फाइड होता है। तो ये बेसिक सिस्टम है कि हम सबस्टेशन पढ़ रहे हैं, अगर सबस्टेशन को ऑटोमेटेड करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और जो फीडर है जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन की तरह एक्ट कर रहा है एक सबस्टेशन से एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, अगर हम उस टोटल जो फीडर को भी ऑटोमाइज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है इसका एप्लीकेशन, कि फीडर ऑटोमेशन के हमारे क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला है हमारा वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल में क्या? बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑन द फीडर्स, यूटिलिटीज कैन कंट्रोल द लोड ऑन डिमांड। दिस कैन बी डन ड्यूरिंग ऑन पीक टाइम्स फॉर पीक लोड रिडक्शन, एज वेल एज इट कैन बी डन ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम्स टू लेसन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ऑन पीक और ऑफ पीक मैंने पहले बताया है आपको डिटेल में। ऑन पीक क्या होता है कि जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है
और जनरेशन तो हम उतनी कर रहे हैं, लेकिन अगर एंड यूज़र जो हम लोग कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर दे तो जनरेशन पॉइंट पे बहुत लोड बढ़ जाता है। और ड्यूरिंग ऑफ पीक सीज़न में मतलब अगर हमारी डिमांड, कंज्यूमर्स डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम कर रहा है तो जनरेशन फिर भी उतना हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको मैनेज करना पड़ता है जिससे वो चीज़ें जनरेशन पॉइंट पे हमारा लॉस ना हो। अगर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो भी हमारे इक्विपमेंट डैमेज होने की चांसेस हैं, और अगर लेस रहता है हमारा डिमांड तो हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, एफिशिएंटली वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अगर हम इस तरह से अपने वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें कि हमारा जितना भी कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जनरेशन वो मैनेज हो जाए, तो वही है। अगर इस फीडर को भी ऑटोमाइज करके हम ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं तो उसका ये एक एप्लीकेशन है। सो वोल्टेज कंट्रोल हैज़ ऑलवेज बीन used during peak periods because it reduces the requirement to deploy peaking production plants which are very costly। इसका क्या मतलब है कि अगर हमको पीक पीरियड पे, यानी कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे हमको अपनी सप्लाई तो उतनी देनी है, जनरेशन उतना हो रहा है लेकिन सप्लाई हमको बढ़ानी है, तो वो कैसे है कि हम उसमें कुछ और इक्विपमेंट्स डिप्लॉय करते हैं, और इक्विपमेंट्स के डिप्लॉय करने से हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो एट दी एंड वो एंड यूज़र कंज्यूमर पे ही के जेब पे पड़ेगा। सो इन चीज़ों को भी, जो कॉस्ट है, जो इंक्रीज कॉस्ट है, उसको भी रिड्यूस करने में हमारा ये फीडर ऑटोमेशन काम में आएगा। Then next is a typical utility is in peak load periods for less than 100 hours in a year, as well as the last thing it needs to do is build a very costly plant or purchase expensive power for this short duration। ये कह रहा है कि जो हमारा पीक लोड पीरियड है एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 घंटे ही होता है। एक साल सोच लिए 365 दिन में उतने घंटे निकालिए। यहाँ 100 घंटे, इसका मतलब है 4 दिन 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 2 घंटे का हमारा पीक लोड पीरियड होता है, उतना ही हमारा आता है। और उसके लिए हम इतने हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो अगर ये कोई चीज़ हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है तो हम उसको नहीं करना चाहेंगे, या फिर ऐसे कुछ मीन्स या मेजर्स निकालेंगे जिससे हमारा वो कॉस्ट कम हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि फीडर ऑटोमेशन के थ्रू हम ये चीज़ बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सिर्फ 100 घंटे की रिक्वायरमेंट की चीज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। उसके लिए बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट हमको मशीनरी की ना करनी पड़े। ओके, द नेक्स्ट इज रिएक्टिव पावर कंट्रोल। आप सब जानते होंगे एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है। तो पहले आप लोग पढ़े चुके होंगे। तो रिएक्टिव पावर टेक्स अप स्पेस ऑन द इलेक्ट्रिक सिस्टम बट इट इज़ नॉट यूज्ड। वो यूज़ में नहीं, वो स्पेस तो लेता है, वो उसमें आता तो है बट यूज़ में नहीं आता। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर हो 1 हो। पावर फैक्टर यानी कि cos फाई पावर फैक्टर वो 1 हो। इसका मतलब कि जो हमारा एक्टिव पावर हो, रियल पावर या फिर जो एक्टिव पावर हो वो फुल हो, एक्टिव पावर फुल हो, लेकिन जो हमारा रिएक्टिव पावर हो वो 0 हो, नो रिएक्टिव पावर, VAR, which means or we want our electric system to have a power factor of 1, which means all we have is real power in watts as well as no reactive power। तो ये हम अगर चाहते हैं तो अब हमें मतलब कि रिएक्टिव पावर को रिमूव करना हो या रिड्यूस करना हो, तो बाय यूजिंग दीज ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज टू स्विच कैपेसिटर बैंक्स ऑन द फीडर्स, दिस कैन बी डन। The technology will produce the power factor which lowers losses। कि अगर हम जो कैपेसिटर बैंक है वो फीडर्स पे डिप्लॉय करते हैं और उसको ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसा करते हैं, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो ऐसा रहेगा कि जिससे हमारा जो रिएक्टिव पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर रिएक्टिव पावर रिड्यूस होगा तो हमारा cos फाई अपने आप बढ़ जाएगा। cos फाई यानी पावर फैक्टर। नेक्स्ट इज फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन रेस्टोरेशन, यानी कि FDIR। ये क्या है, नाम से समझ के देखिए।
अगर कोई भी बड़ा ऐसा टर्म आए तो सबसे पहले ऐसा करिए कि उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। क्या है? फॉल्ट डिटेक्शन, आइसोलेशन, रेस्टोरेशन। यानी कि पहले फॉल्ट हुआ, अगर कहीं पर फॉल्ट हुआ तो फिर उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्शन, उसकी जांच, और फिर उसका आइसोलेशन कि पहले कोई गड़बड़ी हुई, उसको हमने जांचा कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई, लोकेशन, फिर उसका आइसोलेशन मतलब उसको बाकी सर्किट से अलग कर दें, एंड देन रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब उसके बाद उसको रिपेयर करें या ठीक करें। तो ऐसे अगर टर्म्स तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी आसान लगेंगी और ईजी हो जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट फॉल्ट डिटेक्शन, आइसोलेशन, रेस्टोरेशन। FDIR इज़ यूज टू डेवलप द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। रिलायबिलिटी बढ़ाएगा कि अगर हम उसका फॉल्ट डिटेक्ट करके फिर उसको आइसोलेट करके उसको रीस्टोर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, the technology automatically detects the disturbance as well as locate it। कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो ये टेक्नोलॉजी उस चीज़ को, उस डिस्टर्बेंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी और उसको लोकेट कर लेगी। फॉल्ट को डिटेक्ट करना और उसको लोकेट कर लेना। द सिस्टम विल ओपन अप स्विचेस ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉल्टेड सेगमेंट टू सेपरेट इट एज वेल एज रिप्रोड्यूस सर्विस अराउंड दैट फॉल्टेड सेगमेंट विच प्रोड्यूसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम तुरंत उसको आइसोलेट करेगा और और उसको रिस्टोर करेगा जिसकी वजह से हमारी सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योर फीडर ऑटोमेशन। बेनिफिट्स या एप्लीकेशन कहिए, फीडर ऑटोमेशन कहिए, या सारे ही चीज़ों के आप ऑटोमेशन, अगर कुछ भी ऑटोमेशन कर रहे हैं और उसमें अगर FDIR की क्वालिटी है तो सिस्टम की रिलायबिलिटी अपने आप बढ़ाएगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी तोड़िए। डिस्ट्रीब्यूशन, हम सब स्टेशन से बेसिक काम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मैनेजमेंट, सो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, DMS। तो DMS मैनेजेस द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉट ओनली फॉर दीज 3 एप्लीकेशंस बट ऑल्सो फॉर द इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल प्रोडक्शन इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या कह रहा है कि ये जो DMS है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो डे बाय डे इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी है, वो इसको रिजॉल्व करता है। और सिर्फ इन्हीं 3 एप्लीकेशंस के लिए नहीं जो अभी हमने डिस्कस किया है, बल्कि उन भी हमारा जो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल बेस्ड, हमारा जो मैक्सिमम अभी मेजॉरिटी प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर प्लांट्स है। लेकिन अब हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो इनिशिएटिव है, इन्वायरमेंट को देख करके हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। रेन्यूएबल सोर्सेज जैसे हमारे सोलर, हाइड्रो, विंड एक्सेट्रा, टाइड्स एंड ऑल दैट। सो अभी मेजॉरिटी हमारा सोलर का है, फिर हाइड्रो का है, फिर विंड का है। तो इससे अगर रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहे हैं तो हमारा इससे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, जनरेशन अगर हम इससे कर रहे हैं तो इससे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए अगर हमारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो वो हमको ईजी रहेगा मैनेज करने में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट इज द सिस्टम वॉज डिजाइन फॉर पावर फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू लोड। It was not designed, for example, from homeowners to put solar cells on their houses, generate power as well as feed power back into the grid। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए अभी बना हुआ है कि जो सोर्स है जनरेशन है, फिर ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो कंज्यूमर एंड पे घर पे जा रहा है। अभी सिर्फ ये सिंगल वे है एक तरफ से। लेकिन ये जो सिस्टम है वो अभी क्या है कि हमारा एक सोलर, अगर हम अपने घर पे सोलर लगाएं तो ये आप जानते होंगे कि हम या तो अगर वो प्रोडक्शन हमारे घर में ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको ग्रिड पर भी भेज सकते हैं एक्स्ट्रा पावर, यानी कि ये ड्यूअल डायरेक्शन हुआ। ये पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि आप 2 वे, वो बाई डायरेक्शनल वे में भी वर्क कर सकता है कि मतलब ग्रिड से तो आपको सप्लाई मिल रही है लेकिन आप भी ग्रिड को एक्स्ट्रा पावर है तो आप उसको सप्लाई भेज सकते हैं। तो यही है, इट वॉज नॉट डिजाइन फॉर एग्जाम्पल दो कन्वेंशनल वन फॉर होम ओनर्स टू पुट सोलर सेल्स ऑन देयर हाउसेज, जनरेट पावर एज वेल एज फीड पावर बैक इन टू द ग्रिड। ऑटोमेशन के हेल्प से हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि हम उसको बाई डायरेक्शनल कर पाए।
Next is integrating renewable requires a separate SCADA system for distribution as well as we call that DMS. अगर renewable energy को भी renewable sources की जनरेशन को भी इंटीग्रेट करना है तो वो एक सेपरेट SCADA सिस्टम रिक्वायर्ड करेगा, जिसको हम DMS वही डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भी कहते हैं. ओके, सो ये फंक्शंस हैं. व्हाट आर द फंक्शंस डिस्कस कर ही चुके हैं कि फॉल्ट लोकेशन, आइसोलेशन, रेस्टोरेशन, VAR, वोल्टेज कंट्रोल, सबस्टेशन ऑटोमेशन, ये वही सारी चीज़ें हैं, सेम रिपीटेड शॉर्ट में दी हुई हैं. ये फीडर ऑटोमेशन आई होप क्लियर हुआ होगा. और ये जो मेरे पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है GIS भी स्टार्ट करते हैं. मेरे पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैंने इसके लिए एक अभी अपना टेलीग्राम चैनल खोला है. इस पर मैं इसी के लिए डाला है ताकि मैं इसकी PDF वहाँ पर शेयर कर दूँ. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आपको ये नोट्स मिल सके. सो अभी क्रिएट किया है मैंने. सो आप देख लीजिएगा. ये जब वीडियो हो जाएगा तो मैं उसको डालती हूँ, तो आपको इसके कुछ और जो अगर साइड में देखना हो, क्योंकि सारी चीज़ तो नहीं डिस्कस हो पाती है, और भी इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी अपने कंटेंट एनरिच करने में. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाम से समझ में आ रहा है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन. सो GIS इज डिजाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड प्रेजेंट स्पेशल और जियोग्राफिक डेटा. जो हमारा कोई भी सबस्टेशन लगा हो या कोई भी प्लांट लगा हो, तो हमको पहले क्या कहेगी, एक उसकी जियोग्राफिक मैपिंग. वो जियोग्राफिक मैपिंग अगर हमारी एक मैनुअल है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, और अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा. डेफिनेटली जो कंप्यूटराइज्ड डेटा हमारे पास मिलेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और उससे हमारी जो स्पेसेस है, स्पेशियल और उसकी जो ज्योग्राफिक एरिया है, वो हम बेटर मैनेज कर सकते हैं. तो वही है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन. अगर उस ज्योग्राफी की, उस पूरे एरिया की, स्पेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम उसको बेटर तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो वही है डिज़ाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट मतलब उसको लेना, स्टोर करना, मैनिपुलेट मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको बदलना, एनालाइज करना, मैनेज करना, और फिर प्रेजेंट करना स्पेशल और जियोग्राफिक डेटा. GIS applications are tools that allow users to create interactive queries, user created searches, analyze spatial information. Basically यही है, GIS application are tools that allows users to create interactive queries to analyze spatial information, edit data in map and present the result of all these operations. कि पहले हम उस डेटा को एनालाइज करें, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको एडिट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग. हमारे पास डेटा आ गया, अब हम उसको एडिट करेंगे, एडिट इन द सेंस उसको मैनेज करेंगे फॉर आर एफिशिएंट यूज, एडिट डेटा इन मैप एंड प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज ऑपरेशन, और फिर रिजल्ट देंगे. समटाइम GIS is also termed as GI science, the science that deals with geographic concept, application and system. GIS को हम GI साइंस भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डील करता है हमारे जोग्राफिक कॉन्सेप्ट से, एप्लीकेशन से और सिस्टम से. GIS is attached to many operations and has many applications related to engineering, planning, management, transport, telecommunication and other business. For that reason, GIS and location intelligence applications can be foundation for many location-enabled services that rely on analysis and visualization. ये क्या कह रहा है कि GIS सिर्फ हमारे पावर सिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि बाकी और किसी भी चीज़ों के लिए हमेशा वो हेल्पफुल रहेगा. मतलब उसके एप्लीकेशंस कई सारे जगह है. तुम्हारे इंजीनियरिंग में भी है, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, या ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन या किसी और तरह के बिजनेस में. क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट एप्लीकेशन का यूज़ करता है दैट कैन बी द फाउंडेशन ऑफ मेनी लोकेशन एनेबल्ड सर्विसेज. हमारा जो सबस्टेशन है या कोई भी ऐसा प्लांट है वो लोकेशन बेस्ड होता है.
वहाँ की ज्योग्राफी बहुत डिपेंड करती है कि कहाँ तक, किस डिस्टेंस तक हमको ट्रांसमिट करना है, किस एरिया में जाना है, ये सारी चीज़ें। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होगा कि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन होगा कि उसमें ओवरहेड में भी कहाँ से वो पूरा ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है। सिटीज़ में हम ओवरहेड यूज़ नहीं करते, सिटीज़ में हम अंडरग्राउंड यूज़ करते हैं, केबल्स के थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं। अगर खेतों के ऊपर हम ओवरहेड करते हैं, तो इन सब चीज़ों की पूरी कैलकुलेशन होती है। इन कैलकुलेशन को करने के लिए पहले हमें उसका लोकेशन, उसकी पूरी मैपिंग चाहिए होती है। तो मैपिंग वही है कि आप या तो मैनुअली करें या फिर थ्रू ऑटोमेशन करें। तो ये वही है कि अगर आप अपनी पूरी ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफिक एरिया है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी भी अगर हम कंप्यूटराइज्ड वे में मैपिंग कर पा रहे हैं, तो हमारी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होगी रादर दैन जो मैनुअल ऑपरेशंस है। ओके, सो जीआईएस का बेसिक कॉन्सेप्ट उतना था। बाकी कंटेंट एनरिचमेंट के लिए जो चाहिए, मेरे पास कुछ ये नोट्स हैं, वो मैं वही पीडीएफ में फॉर्म में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे। बेसिक इंग्लिश है, आप पढ़ करके कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या है जीआईएस का। तो जीआईएस इन एजुकेशन, जीआईएस इन लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन में कैसे हम इसको हेल्प कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट में, मेडिकल में। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके कर सकते हैं, आपको कंटेंट बढ़ाने में आसानी रहेगा। तो वो मैं डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आईईडी, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके।